वेलकम बैक टू द चैनल ग्लोबल थॉट। आज हम सम्राट अशोक के जीवन एवं महानतम कार्यों के संदर्भ में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में महान सम्राट अशोक के जीवन कार्य को देखने से पहले आप इस चैनल पर आए और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो में सम्राट अशोक के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय इतिहास के महान सम्राटों की तुलना करने के समय जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले मस्तिष्क में अशोक का नाम उभरता है। समस्त प्रजा को पुत्रवत प्यार करने के कारण उनका नाम प्रियदर्शी अशोक और महान धार्मिक कार्य करने के कारण उसको धर्माशोक कहा जाने लगा। अशोक एक महान प्रशासक, कुशल सेनापति, प्रजावत्सल, दानशील तथा धार्मिक सम्राट थे। अशोक का न केवल भारतीय इतिहास में अपितु संसार के विश्व के महान सम्राटों में अद्वितीय स्थान है। अशोक का जन्म 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वह महान सम्राट तथा मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक की माता का नाम धर्मा था। अस्त्र शस्त्र विद्या में सम्राट बहुत कुशल था। उसकी योग्यता तथा क्षमता को देखकर बिंदुसार ने उसे उज्जैन का शासक नियुक्त कर दिया था। आज जहां सांची स्थित है, उस समय सांची से दक्षिण की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग था, जो कि उत्तर के महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ता था। शक्तिशाली राजा इस मार्ग को हमेशा अपने कब्जे में रखते थे। उनमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसने मध्य प्रांत अवंतिका को उसकी राजधानी उज्जैन सहित जीता था। दक्षिण पथ इस क्षेत्र में होकर जाता था। इस साम्राज्य पर ईसा पूर्व 322 से अगले 25 वर्ष तक शासन के बाद उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह भी एक सक्षम शासक थे। उसके बाद सबसे प्रतिष्ठित उनके पुत्र अशोक ही थे, जिसने मौर्य साम्राज्य के गौरव को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जिस वक्त तक्षशिला के नागरिकों ने सम्राट बिंदुसार के विरुद्ध विद्रोह किया, उस वक्त अशोक को ही यह विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया था, जिसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद साम्राज्य के दक्षिण के प्रांत उज्जैन में विद्रोह हुआ। बिंदुसार ने अशोक को ही वाइसराय बनवाया, क्योंकि वही एक आदर्श थे जो कि इस विद्रोह को शांत कर सकते थे। इस प्रकार अवंतिका प्रांत के गवर्नर के कार्यकाल में अशोक ने विदिशा देवी से विवाह किया। देवी एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, जो बौद्ध थे और गौतम बुद्ध के शाक्य वंश से ही संबंध रखते थे। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया था। संपूर्ण कश्मीर पर उसका अधिकार हो चुका था। इसीलिए कश्मीर के इतिहास में अशोक को मौर्य वंश का पहला सम्राट माना जाता है। उसने पहले अपने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य में वृद्धि की। जिन प्रांतों में विद्रोह की आशंका थी, वहां पूर्ण शांति प्रस्थापित की। राज्याभिषेक के उपरांत उसने देखा कि ऐसे कौन से अन्य प्रदेश है जिन्हें मौर्य साम्राज्य की परिधि में बांधा जाए। उनका ध्यान गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश कलिंग जैसे उड़ीसा की ओर गया। महाराज बिंदुसार लाख प्रयास करने पर भी कलिंग को पराजित नहीं कर पाए थे। उसके राज्य की पूर्वी सीमाएं कलिंग को तीनों ओर से घेरे हुए थी। अशोक व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य पर अपना सशक्त अधिकार जमाना चाहते थे, अतः उन्होंने कलिंग पर अपना अधिकार स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया। गोदावरी नदी से लेकर महानदी तक के प्रदेश को बुद्ध काल में भी कलिंग कहा जाता था।
उस समय वर्तमान उड़ीसा का उत्तरी भाग उत्कल तथा दक्षिणी भाग कलिंग कहलाता था। जातक कथाओं में भी इसका वर्णन आया है। जातक कथाओं में कलिंग राज्य की राजधानी दंतपुर का उल्लेख आया। यह बहुत प्राचीन नगर था। यहाँ बुद्ध की दाढ़ पर स्तूप का निर्माण हुआ था। प्राचीन कलिंग की राजधानी दंतपुर की पहचान वर्तमान जगन्नाथपुरी से सिद्ध हो चुकी है। सम्राट अशोक के समय कलिंग धन धान्य संपन्न स्वतंत्र राज्य था। अशोक के लिए वह एक चुनौती थी। सर्वप्रथम कलिंग को महापद्मनंद ने अपने अधिकार में करके मगध राज्य में मिलाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह मौर्य साम्राज्य का अंग रहा, किंतु महाराजा बिंदुसार के समय में कलिंग स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया था। अशोक जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए यह असहनीय बात थी। कलिंग युद्ध की कहानी हम जानते ही हैं। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा और नरसंहार की घटना का अशोक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार यह युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध सिद्ध हुआ। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के विस्तार का सिलसिला समाप्त हो गया और अशोक के जीवन में एक नए दौर का सूत्रपात हुआ। आप देख रहे हैं, यह सांची का स्तूप है। सांची के स्तूपों के निर्माण कार्य में सम्राट अशोक और उनकी पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सांची में एक विशाल धार्मिक संस्था की स्थापना हुई, जो भविष्य के कई दशकों तक बौद्धों का महत्वपूर्ण केंद्र बना। यह केंद्र सम्राट अशोक के मार्गदर्शन में बना था, जहां उन्होंने प्राचीन स्तूप और स्तंभ बनवाए। सम्राट अशोक के ईंटों के बने मूल स्तूप को आकार में दुगना किया गया है। आज आप इसे देख सकते हैं, वह अच्छी स्थिति में दिखाई देता है। सम्राट अशोक के काल में तीसरी धम्म संगीति का आयोजन होना, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है। सम्राट अशोक के काल में तीसरी धम्म संगीति संपन्न हुई। इस तीसरी धम्म संगीति के समय धम्म में कई पंथ और संप्रदाय निर्माण हो चुके थे। तीसरे ने तीनों पिटकों में पारंगत 1000 भिक्षुओं को चुना और उन्होंने सिद्धांत निश्चित किए। 9 महीनों तक यह कार्य चलता था। इस प्रकार त्रिपिटक संकलन का कार्य पूरा हुआ था और इसी संगीति में कथावत्थु प्रकरण का भी कार्य किया गया था। कौशाम्बी, सारनाथ तथा सांची के अभिलेखों में सम्राट अशोक ने स्पष्ट ही संघभेद को नकारा था। बाद में अशोक ने संघ को समग्र किया। तीसरी संगीति में मोगलीपुत्र तिस्स की सुरक्षता में भिक्षुओं का एकत्रित होना भाब्रो अभिलेख में इस संगीति का संकेत मिलता है। इसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध राजा बतलाते हुए संघ को अभिवादन करते हैं तथा सधम्म के सब अनुयायियों के लिए विशेष रूप से स्मरणीय कुछ धम्म पर्यायों का भी निर्देश करते हैं। इस संगीति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भिक्षु भारत के बाहर विभिन्न देशों में भेजे गए। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी श्रीलंका भेजे गए। सम्राट अशोक के शिलालेखों से स्पष्ट ही पता चलता है कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कई भिक्षुओं को एशिया, अफ्रीका और यूरोप भेजा गया था। सम्राट अशोक स्वयं बुद्ध स्थलों की यात्राएं करते रहे। उन्होंने स्थान स्थान पर शिलालेख उत्कीर्ण कराए, मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए। उन्होंने यह कार्य अपने देश में भी किया, साथ ही पड़ोसियों के देश में भी किया, जैसे चोल, पांड्य आदि देशों में भी धार्मिक कार्य करते रहे। भाब्रो शिलालेख में ऐसे अंश मिले हैं जो कि पाली साहित्य में भी पाए गए हैं। अशोक चाहते थे कि ये अंश जनसाधारण तक पहुंचे। वे लुम्बिनी गए, वहां एक स्तंभ लगवाया। इस यात्रा के उपलक्ष्य में यहाँ की जनता को कर मुक्त कर दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। वे सारनाथ और बोधगया भी गए। सम्राट अशोक बुद्ध धर्म के 200 वर्ष बाद सारनाथ गए थे। उन्होंने यहाँ कई स्मारकों का निर्माण कराया। उनमें प्रमुख है धम्मराजिक स्तूप, सिंह स्तंभ। इस सिंह स्तंभ का ऊपरी भाग
आधुनिक भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उस पर बने धम्मचक्र को भारतीय झंडे के मध्य स्थान दिया गया है। सम्राट अशोक ने विभिन्न श्रेणियों के धम्म प्रचारक नियुक्त किए थे। विदेशों में भी धम्म प्रचारक भेजे। उत्तर में यवनों के देश में गंधार, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में अपरांत में और दक्षिण में वनवासी और मैसूर में भेजे गए। श्रीलंका और स्वर्ण भूमि में भी भेजे गए, जिसे मलाया सुमात्रा भी कहा जाता है। यहाँ भी धम्म प्रचारक भेजे थे। 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि बुद्ध धम्म के प्रचारक दूर देशों में भी गए थे। सीरिया के राजा एंटियोकस तथा अन्य 4 राजाओं के राज्य में भी धम्म प्रचारक भेजे गए थे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो मिस्र के तालेमी तुर्मेय, मकदूनिया के एंटिगोनस, इपीरस के अलेक्जेंडर, सेरेनिया के पास उत्तरी अफ्रीका में भी धम्म प्रचारक भेजे गए थे। इस संदर्भ में उन्होंने यवन, कंबोज, पांड्य, चोल, आंध्र, पुलिंद, श्रीलंका आदि नामों का उल्लेख किया है। बुद्ध धम्म के व्यापक प्रचार और प्रसार में सम्राट अशोक का कार्य महत्वपूर्ण है। उन्हीं के इस कार्य को सम्राट कनिष्क ने भी आगे बढ़ाया और धम्म प्रचारक मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में भी भेजे गए। सम्राट कनिष्क का राज्यकाल भी सम्राट अशोक की तरह बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण रहा। बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में स्तूपों का महत्व। अशोक ने बुद्ध धम्म स्वीकार किया। उस समय से लेकर उन्होंने विचार किया कि पत्थरों का माध्यम उन्हें उचित लगा। इस तरह हमें ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक की धम्म प्रचार की शैली बहुत ही विशिष्ट रही। उन्होंने धम्म प्रचार का कार्य पत्थरों के माध्यम से किया। उन्होंने कई शिलालेख खुदवाए। सम्राट अशोक की इच्छा थी कि खुदवाए गए धम्म अभिलेखों को अधिक से अधिक लोग पढ़े और अपने जीवन में इन पर अंकित बातों का पालन करें। सम्राट अशोक के काल में कला के पोषक सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। उसी तरह कारीगरी का भी विकास एवं धार्मिक प्रेरणा का प्रभाव हुआ। ईस्वीसन पूर्व 6वीं शताब्दी से नगर जीवन, धनिक वर्ग तथा राज दरबारों के अभ्युदय के साथ वास्तुकला तथा विविध शिल्पों का पुनरुज्जीवन स्वाभाविक था। कुछ शताब्दियों तक इस वास्तु के विषय धनिकों के हर्म्य तथा राजप्रासाद ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र का प्रासाद इसके एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इसके साथ ही हाथीदांत, काष्ठ आदि के शिल्पों ने इस युग में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। प्रचलित धर्म के वृक्षों की प्रतिमाओं का भी उपयोग होता था। पाखरन और पटना की प्रसिद्ध मूर्तियां, दीवानगंज की यक्षी को देखकर स्पष्ट होता है कि श्रेणियों के विकास ने शिल्पियों को संगठन व परंपरा प्रदान की, जिसके सहारे कला के विकास को हम संभवतः देख रहे हैं। इस तरह बुद्ध धम्म के समर्थक और शासकों के अनुग्रह से बुद्ध विहारों की समृद्धि बढ़ी तथा कालांतर में वे स्वयं कला के पोषक बन गए। इस प्रकार बौद्ध कला बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार का माध्यम बनी। कला और धम्म का यह समन्वय एक विशाल आध्यात्मिक क्रांति थी। बौद्ध कला के प्राचीनतम विषय विहार एवं स्तूप थे। सम्राट अशोक के गुरु थे तिस्स महाथेर मोगलीपुत्र तिस्स। उन्होंने ही सम्राट अशोक को प्रमुख बौद्ध स्थलों की धम्म यात्राओं के लिए प्रेरित किया था। सम्राट अशोक ने सिद्धार्थ गौतम का जन्मस्थल लुम्बिनी में शिला स्तंभ स्थापित कर उस पर अभिलेख खुदवाया। यह उनकी यात्रा प्रथम धम्म यात्रा कहलाती है। दूसरी धम्म यात्रा बोध गया की है। तीसरी धम्म यात्रा सारनाथ की है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध बोध गया से यहाँ आए और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम 5 भिक्षुओं को उन्होंने धम्मोपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। सम्राट अशोक ने सारनाथ की धम्म यात्रा के बाद यहाँ अनेक अभूतपूर्व कार्य किए और कई स्तंभों का निर्माण करवाया। सारनाथ से आधा मील दूर एक चौखंडी स्तूप का निर्माण करवाया। दूसरा स्तूप
बुद्ध के सम्मान में बनवाया, जो शताब्दियों तक धम्मराजिक स्तूप के नाम से जाना जाता रहा। स्तूपों में तीसरा स्तूप है धम्मिक स्तूप। यह स्तूप उस स्थान पर है जहां बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया था। आज भी यह 104 फीट ऊंचा विशाल स्तूप यह देखा जा सकता है। प्राचीन काल में इसे धम्मचक्र स्तूप के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक के धम्म यात्रा का चौथा पड़ाव कुशीनगर था, जहां बुद्ध का महापरिनिब्बाण हुआ था। बुद्ध के महापरिनिब्बाण के बाद अर्थात महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर धातुओं पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों का मल्लों के ने विभाजन किया। शाक्य राजाओं का देखिए तो चक्रवर्तियों के लिए स्मारक के रूप में प्रधान स्तूपों का निर्माण किया जाता था। महापरिनिब्बाण सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि चक्रवर्ती शरीर झापेंती चातु महापथे। इस तरह बुद्ध को धम्मराजिक अर्थात धार्मिक चक्रवर्ती मान लेने पर उनके लिए कलात्मक परिष्कार का आधार विकास के क्रम में स्वभावतः सिद्ध होता है। सम्राट अशोक ने इस स्तूप की पूजा की और यहाँ अनेक महत्व के स्तूपों का निर्माण करवाया। यह पावन स्थल, जिनके बारे में स्वयं बुद्ध ने अपने महापरिनिब्बाण के समय अपने शिष्य आनंद से इन चारों स्थलों की धम्म यात्रा करने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक ने श्रावस्ती अर्थात सावत्ती, संकिसा, राजगृह, नालंदा और वैशाली में भी अनेक बार यात्राएं की और विशाल बुद्ध विहारों एवं संघारामों का निर्माण करवाया। उन्होंने भारत में हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची में मध्य भारतीय कला का उद्गम अशोककालीन मागधी कला है। यही से मध्य भारतीय कला की परंपरा दक्षिणापथ के शिल्प के लिए पथ प्रदर्शक हुई और इसका विकास हमें बाद में अमरावती और अजंता में भी दिखाई देता है। सांची की कला से यहाँ की कला का समन्वय दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश की कला से सातवाहनों के सूत्र के द्वारा विदिशा से संबंध जोड़ना चाहिए। यही से उत्तरापथ और विदिशा से संबंध जोड़ा जा सकता है। सांची का स्तूप बौद्ध कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यही से उत्तरापथ और विदिशा से संबंध जोड़ा जा सकता है, क्योंकि विदिशा की जो रानी थी देवी नामक रानी, उनसे सम्राट अशोक का विवाह हुआ था और संघमित्रा और महेंद्र उन्हीं के पुत्र थे। सांची का स्तूप बौद्ध कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। आज भी आप सांची में जाकर देखिए तो बौद्ध कला किस प्रकार से वहाँ निर्मित की गई यह आप देख सकते हैं। यही से धम्म प्रचारक भी देश विदेशों में धम्म के कार्य के लिए भेजे गए थे। सांची, सोनारी से के जो अभिलेख है, उन अभिलेखों में 2 धम्म प्रचारकों का हिमालय की ओर हेमवत जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। ऊपर उल्लेखित प्राचीन प्रांत प्रदेश जो भी हमने वीडियो में पहले शुरुआत में देखे, वे धम्म प्रचार का कार्य 13वीं राजाधना से प्राप्त होते हुए दिखाई देता है। 13वीं राजाधना जो है उसमें इसका उल्लेख है। कुछ टुकड़े सोपारा, नाला सोपारा, थाने जिला महाराष्ट्र में है, वहां भी मिले हैं। इस प्रकार सम्राट अशोक ने संपूर्ण दक्षिण और पश्चिम भारत में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार किया। श्रीलंका में पाली त्रिपिटक महेंद्र ले गए थे, जो धम्म प्रचारक के लिए भेजे गए थे। अतः स्पष्ट होता है कि त्रिपिटक उसी प्रदेश की बोली में लिपिबद्ध किया गया था जहां से महेंद्र धम्म प्रचार के लिए गए थे। बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में सांची के स्तूप का योगदान सम्राट अशोक की क्रांतिकारी भूमिका के साथ महत्वपूर्ण साबित होता है। भारत और भारत के बाहर के देशों में बुद्ध धम्म का प्रभाव रहा। इसका कारण भिक्षुओं का धम्म प्रचार के लिए सक्रिय भाग लेना और राजाओं का धम्म के प्रति श्रद्धा का होना। राजाओं का विहारों, संघारामों और स्तूपों के निर्माण कार्य में क्रांतिकारी योगदान रहा। स्तूपों के माध्यम से बौद्ध कला का प्रचार और प्रसार होता रहा।
इस प्रकार बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में सम्राट अशोक ने जहां जहां भी स्तूपों का निर्माण किया वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक स्थल बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के मुख्य केंद्र रहे। आज दुनिया के बहुत से देशों में बुद्ध धर्म विद्यमान है। उसके लिए सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में विहार, स्तूप और चैत्यों का विशेष महत्व था। आज भी बौद्ध लोगों में स्तूपों का विशेष महत्व दिखाई देता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक ने स्तूपों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया और आज यह स्तूप बौद्धों के लिए विशेष महत्व के रहे हैं। भारत एवं श्रीलंका का सौहार्दपूर्ण संबंध। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को दृढ़ करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को धर्मदूत बनकर श्रीलंका जाना एक महान ऐतिहासिक घटना है। आज भी श्रीलंका में भिक्खु के आगमन का दिवस प्रतिवर्ष एक उत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। संपूर्ण बुद्ध वचन को सर्वप्रथम लेखबद्ध करने तथा पाली अट्ठ कथाओं की रचना एवं उनकी सुरक्षितता, इसका जो श्रेय है वो भी श्रीलंका को ही प्राप्त होता है। महेंद्र श्रीलंका में त्रिपिटक लेकर गए थे। वे विदिशा के निवासी थे और वहीं से पश्चिमी तट के मार्ग श्रीलंका गए थे। अतएव यह स्वाभाविक है कि अपने प्रदेश में प्रचलित त्रिपिटक वे लाए हैं और उसी प्रदेश की बोली में वह लिपिबद्ध हुए थे। पाली की तुलना खारवेल के अभिलेख से उसकी भाषा से की गई है एवं अशोक की गिरनार में उपलब्ध धम्मलिपियों से उसका सादृश्य बताया गया है। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार स्थविरवादी पिटक पैशाची में था। यह पैशाची उत्तर पश्चिम की भाषा न होकर मध्य भारत की थी, जिसमें कि कालांतर में गुणाढ़ ने बृहद कथा की रचना की थी। ये सब प्रकट सादृश्य एवं अनुश्रुतियां पाली को मध्य भारतीय सिद्ध करती है। स्थविरवाद के प्रचार की दिशा, इसका स्मरण करने से यही संभावना दृढ़तर होती है कि पाली विदिशा और अवंती के प्रदेश की बोली रही है। बोधि वृक्ष की शाखा लेकर भिक्खुनी संघमित्रा जब श्रीलंका पहुंची तब उनका भी बोधि वृक्ष की शाखा का राजसी स्वागत हुआ। भिक्खुनी संघमित्रा बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर श्रीलंका गई थी। वहां बोधि वृक्ष की शाखा को धम्म के प्रतीक के रूप में लगाया गया था। बोधि वृक्ष की वह शाखा अनुराधापुर नगर के पास लगाई गई। यह सम्राट अशोक भारत के ही नहीं अपितु विश्व के महान शासक थे। उनका साम्राज्य बहुत ही विशाल था, किंतु उनकी महानता राज्य विस्तार के कारण नहीं बल्कि उनके मानवतावादी सिद्धांतों के कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने शासन चलाया था। उनके धम्मावलंबियों से ज्ञात होता है कि बौद्ध संघ को ही नहीं अन्य धर्मावलंबियों को भी वे दान देते थे। उनका उद्देश्य था कि प्रज्ञा की सर्वोपरि उन्नति हो। उनके लिए उन्होंने अनेक जनहितकारी और जन कल्याणकारी कार्यों का विचार किया। वास्तव में वह समस्त विश्व के प्राणियों का कल्याण चाहते थे। उन्होंने पशु पक्षियों के उपचार के लिए चिकित्सालय खुलवाए थे। यह उनकी उदारता की पराकाष्ठा थी। उनके कल्याणकारी कार्यों पर बुद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। उनके कल्याणकारी कार्य भारत तक ही सीमित नहीं रहे थे बल्कि अन्य राष्ट्रों में भी फैले हुए थे। सम्राट अशोक के कार्य के संबंध में आपको भी कोई जानकारी हो तो हमारे साथ कमेंट्स करके साझा करें। इस वीडियो को आप पूर्णतः देखें और कमेंट्स करें कि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वह आपको कैसे लगी। इस प्रकार संपूर्ण वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।